माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ई वर्चुअल क्लासेस में प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 13 का जो चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया और वॉल्यूम कहते हैं, उसका दूसरा भाग जो है करने जा रहे हैं। मैं गोपाल शुक्ला हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। तो सबसे पहले हम भाग 2 में क्या हमारे चर्चा के बिंदु हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पूर्व ज्ञान में ये पता लगाना है या ये हमें जान लेना है कि लंबवृत्तीय बेलन आखिरकार होता क्या है। उससे संबंधित पद को हमें अच्छे से जान लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करने के क्या क्या सूत्र हैं वो हमें जान लेने हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करने के क्या क्या सूत्र हैं वो जानने हैं। बेलन पर आधारित प्रश्न करना है, उनके प्रश्न देखने हैं, फिर उनके हल करने हैं। तदुपरांत आपको अभ्यास कार्य मिलेगा जिससे आज की क्लास में जो जो चीजें कवर हुई हैं उनका आप अच्छे से भली भांति रिवीजन कर पाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। एक लंबवृत्तीय बेलन में दो समतल वृत्तीय सिरे होते हैं। यानी कि जैसे अगर हम एक आपके सामने में ये इसका बेलन का मॉडल प्रस्तुत करूं तो आप देख रहे हैं एक तो सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। तो इसके दोनों कोनों पर क्या होता है, सर्किल होते हैं और ये परस्पर आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ये और ये आपस में समानांतर होते हैं तथा दोनों सिरे समकोण पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जुड़े रहते हैं। बच्चों ये इसका क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इससे ये दोनों सिरे क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसका उदाहरण हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, गैस सिलेंडर इसका उदाहरण है, बेलनाकार खंबा इसका उदाहरण है, बेलनाकार पाइप इसका उदाहरण है। आपने पाइप देखे होंगे, उनका जो उस आकृति को हम बेलनाकार आकृति कहते हैं। घर में जार देखे होंगे जिसमें आपकी घर में मम्मी जो हैं सामान रखती हैं, दालें रखती हैं, चावल रखती हैं, ऐसे जो जार होते हैं वो बेलनाकार आकृति के होते हैं। और आपने क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें जो रोलर होता है, जो पिच को रोल करने काम में आता है, वो भी लंबवृत्तीय बेलन के आकार का होता है। तो ये इसकी जो है ये फिगर है, आधार पे दो सर्किल दिख रहे हैं और ये दोनों सर्किल समानांतर हैं, यानी ये दोनों वृत्त समानांतर हैं और इससे 90 अंश के कोण में ये जो आपका क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा ये जुड़े हुए हैं। अब दूसरे शब्दों में यदि किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी एक भुजा के परितः हम घुमा दिया जाए, कोई आपका आयताकार पृष्ठ है उसको एक भुजा के एलोंग अगर आप ऐसे करके घुमाने लगेंगे, ये भुजा तो स्थिर है और इसके परितः अगर आप घुमाने लगेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, तो जो आकृति बनेगी वो भी आपकी आकृति क्या होगी, बेलनाकार आकृति होगी। तो किसी आयताकार पृष्ठ को उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तब प्राप्त आकृति को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। आयत की भुजा जिसके परितः आयत को घुमाने से बेलन बनता है उसको बेलन की अक्ष कहते हैं। जैसे हमने इसके परितः, इस भुजा के परितः मान लीजिए ये है, इसके परितः हम घुमा रहे हैं, तो ये जो है, ये जो आपकी रेखा है ये क्या कहेगी, बेलन की अक्ष कहलाएगी। इस तरीके से घूमने पर जब चारों तरफ ऐसे घूम जाएगा तो फिर जो आकृति बनेगी बच्चों वो बेलन बनेगी। आप इसका प्रयोग घर पर कर सकते हैं कि एक भुजा के परितः घुमाएं और फिर आप देखेंगे कि एक बेलनाकार आकृति आपकी बन जाएगी। ए बी को जब वृत्त बीसी की परिधि पर घुमाया जाता है तब लंबवृत्तीय बेलन जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे ये जो आपके ए बी है, जब वृत्त बीसी की परिधि पे घुमाया जाए, ये बीसी है, इसकी परिधि पे घुमाया जाए तो फिर हमको क्या होता है, इस तरह का बेलन प्राप्त होता है। यानी कि जब इसको आप इस तरीके से घुमाएंगे अगर चारों तरफ क्या कहते हैं, तो फिर जो है आपका क्या बनेगा, बेलनाकार आकृति बनेगी। तो अब लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित पद क्या है कि इसका आधार क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन का प्रत्येक वृत्तीय सिरा जिस पर बेलन खड़ा है वो आधार कहलाता है। अब इस चित्र की भांति से, चित्र को देख के या मॉडल को देख के हम समझ सकते हैं कि ये जो है आपका आधार है, ये बेलन का आधार है, इस पे ये खड़ा हुआ है, ये इसका क्या है, आधार है, या इस पे भी खड़ा हो सकता है। तो ये जो बेलना का, ये जो आपका वृत्तीय सिरे हैं यानी कि सर्किल की फॉर्म में जो सिरे हैं, ये इसका आधार है। अक्ष क्या होगा, ये जो ये वृत्त है इसका केंद्र होगा
ये वृत्त है, इसका केंद्र होगा। उन केंद्रों को अगर हम मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो इसकी क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। बेलन के वृत्तीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड बेलन की क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। और बेलन की अक्ष सदैव आधार पर लंब होती है। जो अक्ष होगी वो इस तरह से आधार पर क्या होगी? लंबवत होगी। वो बेलन के अंदर से जाएगी इसकी अक्ष। अब त्रिज्या क्या होती है? जो इसके सिरे हैं, ये जो इसका सिरा है, इसके केंद्र से परिधि को जब आप ये मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये बेलन की, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। लंबवृत्तीय बेलन के वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। और ऊंचाई क्या है? जो अक्ष है ना इस बच्चों इसकी, यानी कि ये जो आपने देखा कि ये जो अक्ष है, ये इसकी, ये जो अक्ष है यही बेलन की क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। तो ये बेटा कुछ ऐसे पद हैं जो जान लेने आवश्यक हैं जब भी आप इस तरह के सवाल करेंगे बेलन पर आधारित। अब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन के वृत्ताकार आधारों को मिलाने वाला पृष्ठ को वक्र पृष्ठ या बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठ कहते हैं। तो देखिएगा ये जो है ना, ये बेलन का, ये जो बेलन का है ये क्या कहलाता है? पार्श्वपृष्ठ या लेटरल सरफेस कहलाता है। ये दो वृत्ताकार सिरों को ये जोड़ रहा है ना, ये उससे कनेक्ट है। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका वक्र पृष्ठ या पार्श्वपृष्ठ कहलाता है। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? ये जो बेलन का आधार है वृत्त के रूप में है। और वृत्त की परिधि बच्चों आप जानते हैं 6th-7th क्लास से कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि हो गई 2πr। और इसकी जो ऊंचाई है वो हमने बेलन की क्या मान रखी है? ये ऊंचाई हमने मान रखी है h के बराबर। और हमने त्रिज्या किसके बराबर मान रखी है? r के बराबर। तो आधार की परिधि हो गई 2πr और ऊंचाई क्या हो गई? इसकी h हो गई। अब हम जो है बेलन पे आधारित जो सूत्र हैं वो उन्हें समझते हैं कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने बेलन की आधार की त्रिज्या को तो हमने क्या मान लिया? r मान लिया। आधार की त्रिज्या r और इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? h मान लिया। इसकी ऊंचाई जो है वो h है। तो त्रिज्या को r और ऊंचाई को h। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बहुत आसान है बेटा। ये एक जैसी आकृति है, ऐसा तो है नहीं कहीं से कुछ और आ रही है। एक जैसी आकृति है, नहीं वृत्त के ऊपर एक जैसी आकृति ऊपर तक जा रही है। तो ऐसे सवालों को या ऐसे फॉर्मूलों को बनाने में इतना आसानी है। इसकी परिधि कितनी है? 2πr और उसमें इसकी ऊंचाई का गुणा कर दो, खेल खत्म। आपका क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr में आपने किसका गुणा कर दिया? h का। तो कितना हो गया? 2πrh। इसका क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ भी आता है। ऊपर वाले सिरे पे वृत्त है, नीचे वाले सिरे पे वृत्त है। तो 2πrh में आपको क्या जोड़ना है? दो वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी πr², ये भी πr²। तो कितना हो जाएगा? 2πr²। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2πr कॉमन आ जाएगा। देखो 2π कॉमन, r कॉमन। तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा? h+r। यानी ये क्या हो जाएगा इसका? ये इसका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी वक्र पृष्ठ में दोनों वृत्ताकार सिरों के क्षेत्रफल को और जोड़ दिया जाएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आयतन के लिए देखिए आधार पे जो वृत्त है उसका क्या क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है πr² और उसमें किसका गुणा कर दिया आपने? ऊंचाई का गुणा। जब एक समरूप आकृति हो, एक जैसी आकृति हो, जैसे घन है, घनाभ है, तो उसका या आपका बेलन है तो उसका सिंपल फंडा है आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दो, आयतन आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? πr का वर्ग और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दिया तो आयतन क्या आ गया? πr²h। और आयतन हमेशा किस में नापा जाता है? घन इकाई में। तो ये तो हो गए आपके बेलन से संबंधित कुछ सूत्र। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? समान ऊंचाई के भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले दो समाक्ष बेलनों से सीमाबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। जैसे पाइप है, उसका एक बाहरी सिरा है वो भी बेलनाकार है और आंतरिक सिरा है वो भी बेलनाकार है। दोनों की एक जैसी अक्ष हैं लेकिन त्रिज्या अलग अलग हैं। तो जो बाहरी त्रिज्या है उसको तो कैपिटल R से दिखाते हैं
और जो भीतरी त्रिज्या है इसको स्मॉल आर से, और ऊंचाई तो हमेशा हमने एच से ही निरूपित की है। तो बाहरी त्रिज्या को हम किससे दिखा रहे हैं, आर से, और भीतरी त्रिज्या को हम दिखा रहे हैं स्मॉल आर से, और ऊंचाई क्या है, एच। तो खोखले बेलन का आधार का क्या क्षेत्रफल होगा? अब खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के बीच में जो क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल होगा। तो जो बाहर वाला वृत्त है उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या का उपयोग होगा, और अंदर वाले के लिए अंदर वाली त्रिज्या का उपयोग होगा। तो पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। जब भी आपको निकालना है तो आप बाहरी जो वृत्त है उसमें से जो भीतरी वृत्त है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देना, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ में जो अंदर का पृष्ठ होगा वो भी शामिल होगा, और जो बाहर का पृष्ठ है वो भी शामिल होगा। और वक्र पृष्ठ का सूत्र तो आपने याद ही कर लिया था, 2 पाई गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई। तो बाहरी में बाहरी त्रिज्या का उपयोग होगा और भीतरी में भीतरी त्रिज्या का उपयोग होगा। तो बाहरी पृष्ठ में बाहर वाली त्रिज्या का उपयोग होगा, भीतरी पृष्ठ में भीतरी त्रिज्या का उपयोग होगा। और फिर आपने देखा 2 पाई एक तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो 2 पाई कॉमन ले लिया, और एक h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, एक तो बचा कैपिटल आर और एक बचा स्मॉल आर। तो कोष्टक में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 पाई h और कोष्टक में आ जाएगा r प्लस आर। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने अभी अभी निकाल लिया, कितना आ गया, 2 पाई h ब्रैकेट में r प्लस आर। और अभी मैंने आपसे बताया था कि जो उसके जैसे खोखला बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई कैपिटल आर का वर्ग माइनस स्मॉल आर का वर्ग, यानी बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस भीतरी त्रिज्या का वर्ग, उसका अंतर और बाहर पाई का गुणा। अब क्योंकि दो सिरे होते हैं, दोनों पे ही वृत्त होता है, तो आपने क्या कर दिया, 2 का कर दिया गुणा। और इसके बाद आपने यहां पर कौन सा सूत्र लगाया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a माइनस बी a प्लस बी। तो उस सूत्र का उपयोग कर लिया, यानी r प्लस आर आर माइनस आर। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, r प्लस आर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, 2 पाई r प्लस आर। अब यहाँ क्या बचा, h, तो देखिए ये h लिख लिया, और यहाँ क्या बचा, r माइनस आर, तो ये क्या लिख लिया, r माइनस आर। तो सूत्र क्या हो गया, 2 पाई r प्लस आर पहले कोष्टक में यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे कोष्टक में कैपिटल आर प्लस एच माइनस आर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा किस में नापा जाता है, वर्ग इकाई में। और आयतन कैसे निकाला जाएगा बच्चों, भाई मैंने आपसे क्या कहा, बेलन में घन में घनाम में आधार का क्षेत्रफल निकालो और उसमें ऊंचाई का कर दो गुणा, आ गया आयतन। इसलिए बेटा ज्यादातर सूत्र समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। अब आधार का क्षेत्रफल क्या था, यही तो था आधार का क्षेत्रफल। खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या था, ये था आधार का क्षेत्रफल, और उसमें ऊंचाई का और गुणा कर दो। तो पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच का और गुणा कर दिया। तो ये जो सूत्र आया आपका, ये किसका आ गया, खोखले बेलन के आयतन का जो है वो सूत्र आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमने ये सूत्र अच्छे से जान लिए कि खोखले बेलन का जो है आयतन कैसे निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अंदर का वक्र पृष्ठ बाहर का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, और बेलन में भी हमने जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ और जो है वक्र पृष्ठ वगैरह निकालने के सूत्र ज्ञात कर लिए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, बेटा कभी मत भूलना। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये ऐसे दो बेसिक सूत्र हैं, यानी कि ऐसे प्राइमरी रिजल्ट्स हैं जिनका उपयोग कहीं भी हो सकता है। तो अब हम प्रश्न करते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास निकालना है। और प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना करने से क्या आता है, व्यास आता है। यानी हमारा
सवाल को पढ़ के आप ये देखा करिए हमारा इस क्वेश्चन में अल्टीमेट गोल क्या है, यानी हमें क्या चीज निकालनी है। हमें निकालना है व्यास, और व्यास निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और वो कितना दे रखा है, 88 के बराबर। और पाई का मान अगर आपको ना दे रखा हो तो पाई का मान हमेशा आप जो है वो क्या यूज करा करिए, 22/7। तो आपने पाई की जगह 22/7, आर पता नहीं है, एच का मान आपने देखा कि एच का मान आपको कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो 1 मिनट 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार, और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये आ जाएगा 88 आर। और किसके बराबर आ गया, 88 के ही बराबर। तो आर का मान क्या आ गया, 88/88, यानी आर का मान आ गया 1। और क्योंकि पूरी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है तो उत्तर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ भी किया गया है। तो अब व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। अब त्रिज्या 1 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो मेंसुरेशन में सूत्र की जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सूत्र। लेकिन सूत्र को याद करना उतना ही आसान है जितना मैंने आपसे बताया कि बस वो बातें आप याद रखेंगे। तो सूत्र रटिए मत बेटा, रटने की प्रवृत्ति छोड़ के समझने की प्रवृत्ति विकसित करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो प्रश्न 2 जो है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर, और ये 10 मीटर जो है वो क्या है, 10 मीटर आपका गहरा है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जब आपको इस वक्र पृष्ठ पे प्लास्टर कराने का क्या व्यय होगा, ये ज्ञात करना है। तो आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर, और अगर व्यास से त्रिज्या निकालनी होती है तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 2 का भाग लगाते हैं, तो हमने 2 का भाग लगा दिया। तो आंतरिक त्रिज्या क्या आ गई, 3.5/2 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो अब आगे देखते हैं। तो R का मान आ गया 3.5/2 मीटर, ये आप देख रहे हैं, और H का मान क्या आ गया, 10 मीटर। तो अब आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि कुआं किसके रूप में होगा, बेलनाकार रूप में, और बेलनाकार आकृति का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेना है जब तक ना दे रखा हो। आर का मान हमने ऊपर से क्या ले लिया, 3.5/2, और एच का मान क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब देखिएगा इसको आपको हल करना है। तो 3.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 से 7 जब आप काटोगे ये 35 आ जाएगा, और 7 काटोगे तो 7 पंजे 35, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 22/5 आ जाएगा, और 22/5 क्या हो जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप हल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 3.5 में फिर एक बार समझ लीजिए, 3.5 में 10 का गुणा करेंगे 35 आएगा, 7 के पहाड़े में 35 5 बार आता है, तो 3.5 इंटू 10 का गुणनफल 35 से 7 5 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 22 गुणा 5 110 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया। अब प्रति मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का व्यय क्या है, ₹40। 1 मीटर स्क्वायर का 40, तो इतने का कितना होगा। ऐसा करने के लिए अभी तक हम क्या करते हैं, बचपन से आज तक जब भी ऐसी स्थिति आई है आप गुणा करते आए हैं। तो 110 का आपने 40 में गुणा कर दिया, तो 11 से 4 में गुणा किया तो 44, और 2 जीरो और बढ़ाए, इसका मतलब 4400 रुपए का, यानी 4400 रुपए का खर्चा आएगा जब आप क्या करेंगे, कुएं के आंतरिक पृष्ठ का जब आप प्लास्टर कराएंगे तो टोटल खर्चा 4400 रुपए आएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आधार की परिधि क्या होती थी, आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। ये मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृत्त का जो परिधि होती है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर किसके बराबर रख दिया, 132 के बराबर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर है 132, तो आर का मान क्या हो गया, 7 यहाँ भाग में है तो इधर गुणा में आ गया, और 2 और 22 यहाँ पर गुणा में है तो भाग में आ गए। अब आप इसे हल कर लीजिए,
तो 2 से 12 6 बार और 2 से 6 3 बार और 7 या 21, तो क्या आ गया आपका 21 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। किसका मान आ गया? त्रिज्या का मान। और ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपको मैंने अच्छे से समझाया था कैसे ये सूत्र आया है। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21, लेकिन वर्ग लग रहा है तो 21 को 2 बार लिखना है। अगर किसी संख्या पे वर्ग लिख रहा हो लग रहा हो तो उसके आधार को कितनी बार लिखते हैं बच्चों? 2 बार लिखते हैं। और h का मान बेटा कितना है? 25 है। अब जब आप इसे हल करोगे तो 7 से 21 3 बार कट जाएगा और जब 22 का 3 में गुणा करोगे और प्राप्त जो भी संख्या आएगी उसका 21 में गुणा करके फिर 25 का गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आयतन आ जाएगा। और आयतन आ जाएगा तो बेटा अभी अभी आपको क्या दे रखा है, और वैसे ये बात आप याद भी रखना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालना है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 1/1000 लीटर के। और क्योंकि आपका उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में आया है लेकिन जो प्रश्न है वो लीटर में चाह रहा है तो 1000 का आप इसमें भाग लगा देना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो दशमलव जो है बाईं तरफ जो है विस्थापित हो जाएगा। तो 34.65 लीटर इसका उत्तर आ जाएगा। यानी ये जो बर्तन है इसमें आने वाले पानी की धारिता कितनी हो जाएगी? 34.65 लीटर इसकी धारिता हो जाएगी। तो बेटा धारिता मानना है उस बर्तन के अंदर कितना पानी या कितना सामान आ रहा है वही उसकी धारिता होती है। और इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, हमेशा क्या करना? आयतन निकाल लेना। और अगर लीटर की बात है, लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ये कभी मत भूलिए। और 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये बात जो है ये आप मेंसुरेशन में जरूर याद रखिएगा, जिससे कि कभी भी लीटर में कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब को या सेंटीमीटर क्यूब को तो आप आराम से कन्वर्ट कर पाएं। अब देखिए एक और प्रश्न करते हैं जो कि खोखले बेलन पे आधारित है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24, बाहरी व्यास 28 और पाइप की लंबाई दे रखी है 35। बाहरी व्यास 28, आंतरिक व्यास 24। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। अब द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे आप? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 0.6 है तो अब हमें यह देखना है कि इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का उपयोग हो रहा है, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन निकालना है। तो आंतरिक व्यास क्या दे रखा है? 24। अब व्यास में 2 का भाग लगाया, 24 में बेटा 2 का भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। तो आंतरिक त्रिज्या क्या आ गई? 12। अब बाहरी व्यास क्या है? 28 और उसमें 2 का भाग लगाया तो उत्तर क्या आ गया? 14। और ऊंचाई कितनी है? 35। और हम इसका सूत्र क्या पढ़ चुके हैं आयतन निकालने का? पाई कोष्टक में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर या r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h, यानी बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस भीतरी त्रिज्या का वर्ग और कोष्टक बंद गुणा h और बाहर पाई का गुणा हो रहा है। तो ये है इसका सूत्र। तो इससे हम जो है वो क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बाहरी त्रिज्या को r2 मान लिया और भीतरी त्रिज्या को r1 मान लिया है। तो आप अगर चाहें तो बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R और भीतरी त्रिज्या को स्मॉल r मान के भी सवाल कर सकते हैं। तो पाई का मान 22/7, r का मान 14, r2 का मान 14, r1 का मान 12। अब यहाँ पर हमने a के वर्ग माइनस b के वर्ग का सूत्र लगा दिया। क्या होता है सूत्र? ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आ गया उत्तर? 14 + 12, 14 - 12, 14 + 12 क्या हो गया? 26 और 14 - 12 क्या हो गया? 2। और जो है वो आपका 22 × 7 और 7 से ये 35 आपने कितनी बार भाग लगा दिया? 5 बार। तो ये आ गया 5। तो आयतन कितना आ गया? 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है? 0.6। एक का इतना तो इतने का कितना? ऐसे सवाल में क्या करते हैं बच्चों? गुणा ही करते हैं। तो 5720 में जब 0.6 का गुणा किया
तो उत्तर आ गया 3432 ग्राम। और अगर बच्चों इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग आपको और लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इसमें 1000 का भाग और लगा दिया, तो ये जो 3 जीरो हैं तो यहाँ से दशमलव 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा और 3 के तुरंत बाद आ जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3.432 किलोग्राम। तो ये लकड़ी का द्रव्यमान हो गया। तो इस तरह से बेटा जो है आप सवाल जो है इसके कर सकते हैं। अब पांचवा सवाल बेटा जो है वो देखिएगा, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय इतना है। यदि पेंट कराने की दर 20 प्रति मीटर स्क्वायर हो तो क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ, आधार की त्रिज्या और धारिता। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा कितना है, 2200, और प्रति मीटर स्क्वायर इतना है। तो बेटा अगर प्रति मीटर स्क्वायर खर्चे का अगर कुल खर्चे में भाग लगा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा। तो यानी 2200 में 20 का भाग लगा देंगे तो आंतरिक वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा, यानी 2πRh पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं भाग। तो 2200 रुपए में जब आपने 20 रुपए का भाग लगा दिया तो 110 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 2πRh की वैल्यू। और पाई की जगह 22/7, त्रिज्या पता नहीं है, h की जगह 10 दे रखा है, वो आपने मान लगाया। इसके बाद 7 भाग में तो दूसरी दिशा में जाके गुणा में हो गया, 22 और 10 220 हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। इसके बाद 110 से 220 दो बार कैंसिल हो जाएगा, r का मान आ जाएगा 7/4। और अगर 7 को 4 से भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1.75 मीटर। तो इसका मतलब पहला भाग तो आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर उत्तर। अब आधार की त्रिज्या भी हमने निकाल ली 1.75 मीटर। अब हमें क्या करना है, बेलन की धारिता निकालनी है। और बेलन की धारिता कैसे निकालते हैं, उसका आयतन यानी πr²h से। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7/4, h का मान 10। और जब आप इसे हल करोगे तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल होगा, ये 11 बार हो जाएगा आपका। और इसके बाद 11 सत्ते 77, 77 इंटू 10 770, और नीचे आ गया 4 दूनी 8, और 770 से 8 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 96.25 मीटर क्यूब। तो ये बेटा ये इसके 3 पार्ट पूछे थे वो हमने निकाल लिया। एक बार बहुत जल्दी से इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। कुल खर्चा था 2200 रुपए, प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा था 20। तो प्रति मीटर स्क्वायर अगर आपने खर्चे से भाग लगा दिया तो अब जो उत्तर आएगा ये क्या है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा वक्र पृष्ठ को दिखाएगा। तो वक्र पृष्ठ को दिखाएगा तो 110 इसका वक्र पृष्ठ आ गया, और वक्र पृष्ठ आ गया वो 2πRh होता है। h का मान दे रखा है तो उससे पहले त्रिज्या का मान आया, त्रिज्या का मान आ गया, वक्र पृष्ठ का मान हमने निकाल ही लिया 110। और फिर आयतन कैसे निकाला जाता है, πr²h से। तो जब पाई का मान भी पता है, r का मान भी पता है, h का मान भी पता है, तो आपने बर्तन की धारिता को ज्ञात कर लिया। अब प्यारे बच्चों, जो मैंने आज आपको बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का जो सूत्र बताया है, और जो मैंने आपको जो खोखले बेलन का जो आपका संपूर्ण पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ वगैरह के क्षेत्रफल बताएं, उन्हें समझ के अपने मस्तिष्क में आप जो है बिठा लेना अच्छे से। और उसके उपरांत बेटा जो है वो आप अभ्यास करना, क्योंकि अभ्यास करने से ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आएगी। मेंसुरेशन में क्या होता है, प्राय बच्चे जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक करते हैं। तो बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज एक आप एनसीईआरटी की 13.2 और 13.6 के प्रश्न हल करना। इसके बाद ये प्रश्न करना, एक बेलनाकार पात्र टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई और आधार का व्यास। तो आधार के व्यास से आप त्रिज्या निकाल लेना, और त्रिज्या और अगर आपको ऊंचाई पता है तो πr²h से आप उसकी धारिता ज्ञात कर लेना, यानी कि उसका आयतन निकाल लेना। अब अगला प्रश्न है, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई के लोहे के पाइप का बाहरी व्यास इतना है और मोटाई इतनी है। तो बेटा मोटाई दे रखी है, तो बाहरी व्यास से अगर आपको भीतरी व्यास निकालना है तो मोटाई का दुगना माइनस कर देना, यानी 2 सेंटीमीटर जब 25 में से माइनस कर दोगे तो भीतरी व्यास आ जाएगा। और
व्यास से बाहरी त्रिज्या और भीतरी व्यास से भीतरी त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई आपको पता ही है। उसके बाद आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को लगा के ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और किसी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी 5x, ऊंचाई हो जाएगी 7x और आयतन दे रखा है 550। फिर आप पाई आर स्क्वायर एच वाले सूत्र से पहले आप x का मान ज्ञात कर लेना, उसके बाद आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न हैं इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से, आप इन्हें हल करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।